हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला। और आज हम लास्ट बार मिल रहे हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। और ये लास्ट चैप्टर है बेटा इकोलॉजी का, और सबको पता है इकोलॉजी का लास्ट चैप्टर क्या है, दैट इज एनवायरमेंटल इशू। ये चैप्टर बेटा ऐसा नहीं है कि आपने 12th में ही आके पढ़ा है। आपको जब आप इन्वायरमेंटल साइंसेस पढ़ना शुरू करते हो तब से आपको पोल्यूशन के बारे में बताया गया है, इन्वायरमेंट के डिफरेंट इश्यूज के बारे में बताया गया है। और सबसे बड़ा मेजर इशू जो इन्वायरमेंट का है, जो हम सब फेस करते हैं, दैट इज पोल्यूशन। व्हाट इज दैट? दैट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन अगर एयर में हो तो एयर पोल्यूशन, एयर प्रदूषण, है ना। हिंदी में भी पढ़ा होगा, निबंध में लिखा होगा छोटी क्लासेस में, है ना। अगर पानी में पोल्यूशन हो तो दैट इज सेड टू बी वाटर पोल्यूशन। सॉइल में पोल्यूशन हो दैट इज सॉइल पोल्यूशन, है ना। तो दैट्स, और नॉइज वाला भी, नॉइज के लिए आप अलग से ऐसा नहीं पढ़ते, नॉइज हैज बीन कंसिडर्ड एज एयर पोल्यूटेंट ओनली, है ना। तो आपको इन्हीं पोल्यूशंस के बारे में पढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ना होता है, और ओजोन जो हमें हार्मफुल यूवी रेस से बचाता है बेटा, उसके बारे में पढ़ना होता है कि किस प्रकार से ओजोन हमारा इट इज गेटिंग डिप्लीटेड, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ओजोन होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोन होल बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जैसे हमेशा क्या करती हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ देती हूँ, देन आई स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द चैप्टर, है ना। देन आई स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द चैप्टर, तो वही करेंगे हम यहाँ पर भी। ओके, चलो। तो पहले मैंने क्या किया है बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को ऐड किया है। पहले हम इंपॉर्टेंट टर्म्स इस चैप्टर के डिस्कस कर लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द ब्रीफ ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सबसे पहला बेटा देखो क्या लिखा हुआ है, पोल्यूशन। तो पोल्यूशन कैसे डिफाइन करते हैं? Pollution is defined as any undesirable change in the physical, chemical and biological characteristics of air, water, soil. बेटा हर चीज की एक लिमिट है। अब देखो पोल्यूशन कैसे होता है, अगर कचरा हो रहा है तो कचरे को डिस्पोज करना पड़ेगा। अगर आप उसको सही तरीके से डिस्पोज नहीं करते हो, आपको कचरा सही तरीके से हैंडल करना नहीं आ रहा, हैंडल मतलब ये नहीं कि डस्टबिन को उठा करके हैंडल, वो हैंडलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, कैसे डिस्पोज ऑफ करोगे, उसका हैंडल करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, इवन किचन वेस्ट को कैसे हैंडल करना है बेटा, इसके लिए भी कितने सारे इंफॉर्मेशन गाइडलाइंस दी जाती है। बट हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो ड्राई और वेट कचरे को अलग अलग करते होंगे, है ना। तो ये शुरुआत एक इंडिविजुअल से होगी, जब तक नहीं तब तक हम पोल्यूशन किसी भी लेवल पर किसी भी जगह का कम नहीं कर सकते, है ना। तो पोल्यूशन तब होता है बेटा जब हम एक पोल्यूटेंट्स को सही तरीके से हैंडल डिस्पोज ऑफ करने में फेल हो जाते हैं। देखो सरकार है जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, वो हर पोल्यूटेंट के लिए एक लेवल बोलते हैं कि इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, दैट लेवल इज सेड टू बी परमिसिबल लिमिट। बट हम क्या करते हैं, उससे ज्यादा अमाउंट में हर चीज करते हैं ना, तो होता क्या है, पोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अगर एयर पोल्यूटेंट्स ज्यादा है तो एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूटेंट है बेटा तो वाटर पोल्यूशन होगा, सॉइल पोल्यूटेंट है तो सॉइल पोल्यूशन होगा। ठीक है, तो और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नॉइस। नॉइस इज कंसिडर्ड टू बी एज एयर पोल्यूटेंट ओनली। ठीक है, जैसे नॉइस को मेजर करते हैं बेटा, साउंड को मेजर करते हैं डेसिबल में। ठीक है, साउंड इज अ प्लीजेंट, ओके, अनप्लीजेंट साउंड को हम नॉइस डिफाइन करते हैं, एंड नॉइस इट हैज बीन कंसिडर्ड दैट एयर पोल्यूशन, मतलब एयर पोल्यूटेंट, इसको एयर पोल्यूशन के ही अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये मैंने आपको माइक्रोब्स वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था। व्हाट इज बीओडी, देखो लिखा हुआ है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये एक मेजर है ऑक्सीजन, measure of oxygen required by aerobic decomposers for the biochemical degradation of biodegradable organic waste। अगर बेटा एक बर्तन है, इस बर्तन में ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा होंगे, अगर इस बर्तन में बेटा ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है, मतलब इन वेस्ट को तोड़ने वाले जो डिकम्पोजर्स हैं, वो कैसे डिकम्पोजर्स है, एरोबिक डिकम्पोजर्स है। तो एरोबिक डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, एरोबिक डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं। तो अगर ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है तो ऑक्सीजन भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, ये ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम करेंगे फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम करने से क्या होगा, पानी की डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होती जाएगी, है ना। पानी की, सॉरी एक सेकेंड, ऐसे ऐसे याद रखना कि अगर ऑक्सीजन
एरोबिक डिकम्पोजर ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए, तो आपको समझ में आना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा है। पोल्यूशन ज्यादा होने की वजह से इनकी जो ऑक्सीजन की डिमांड है, इस डिकम्पोजर की ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी ज्यादा है, बीओडी ज्यादा है। बेटा बीओडी अगर ज्यादा हो गई तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और ऐसे पानी में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, और उस टाइम पर हो चुका है पानी पोल्यूट, वाटर पोल्यूशन हो गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो और कौन सा टर्म है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। देखो पोल्यूटेंट्स को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। Pollutants can be divided into two types. One is biodegradable and one is non-biodegradable. अगर कोई चीज डिकम्पोज ऑफ हो जाए, डिग्रेड हो जाए, टूट जाए, वो बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिग्रेड नहीं होते हैं, जैसे बेटा प्लास्टिक, प्लास्टिक के लिए इतनी जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, आप थोड़ा सा आपने देखा होगा कि पहले तो ये जो बड़े बड़े शॉप्स भी होते थे, दे आल्सो यूज टू गिव जो भी आपने आइटम्स खरीदा है इन अ पॉलिथीन बैग्स, बट नॉट दे आर नॉट यूजिंग पॉलिथीन बैग्स, दे आर यूजिंग पेपर बैग्स। हाँ, लेकिन अभी भी पॉलिथीन्स मिलती हैं सब्जियों वाले की दुकान पर, जो काफी हद तक, जैसे अगर आप हिमाचल वगैरह जाओगे, आप शिमला वगैरह जाओगे बेटा, तो पॉलिथीन स्ट्रिक्टली बैंड है ना, आपको वो पेपर बैग्स में देते हैं। इक्का दुक्का दुकान पे मिलता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट वहां पर पोल्यूशन को कंट्रोल किया गया है काफी हद तक, काफी साफ सुथरा। आपने देखा होगा उसकी मॉल रोड भी बहुत साफ सुथरी है ना। तो वहां के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, दे हैव टेकन अ स्ट्रिक्ट स्टेप टू कंजर्व, मतलब टू प्रिवेंट दैट एरिया फ्रॉम द पोल्यूटेंट्स, फ्रॉम द पोल्यूशन, है ना। तो काफी हद तक अब हमारे जो शॉप्स कीपर्स हैं, दे हैव स्टार्टेड कीपिंग वो कौन सा बैग, क्लोथ, कपड़े वाला बैग। बिग बाजार में याद करो, पहले बिग बाजार का लंबा सा थैली होता था, उसमें बिग बाजार लिखा भी हुआ होता था, बट अब वो भी नहीं देते हैं ना। अब आपने उसमें भी देखा होगा पेपर, सॉरी क्लोथ बैग्स हैं, इजंट इट। तो क्यों, क्योंकि प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होती बेटा, और प्लास्टिक की तो लेयर बनती जाती है सॉइल में, विच इज वेरी वेरी हार्मफुल। तो प्लास्टिक किसमें आ जाता है बेटा, प्लास्टिक आ जाता है तुम्हारा नॉन बायोडिग्रेडेबल में। ठीक है, अब तो कुछ ऐसे रिसाइकेबल प्लास्टिक्स बना रहे हैं, बट जो हम प्लास्टिक्स की बात कर रहे हैं, जो थिकनेस में ज्यादा होते हैं, वो डिग्रेड जल्दी से नहीं होते हैं। ठीक है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल बेटा जो आसानी से डिग्रेड हो जाए, जैसे सीवेज वेस्ट, ठीक है, उसको डिग्रेड किया जाता है, सीवेज को पोल्यूशन से थोड़ा कम, मतलब सीवेज में पोल्यूशन कम किया जाता है। किचन वेस्ट, ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल हो गए। एल्गल ब्लूम क्या होता है बेटा, जब एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए, किसकी, प्लैंक्टोनिक एल्गी की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए एक वाटर बॉडी में, दैट इज सेड टू बी एल्गल ब्लूम। और एल्गल ब्लूम में क्या होता है बेटा, अगर एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है एल्गी की, तो पानी का जो कलर है वो खराब हो जाता है, बदबू और आने लगती है। बदबू आना, पानी का जो कलर है वो चेंज हो जाना, ये सब आपको क्या दर्शाता है कि पानी अब स्वच्छ, साफ, शुद्ध नहीं है। Why? Because that pani is supporting the growth of algae and that is said to be algal bloom. तो algal bloom is one of the reasons for the water pollution. ठीक है, और कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखे हैं मैम ने, देखो। फिर एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट। बेटा बैटरीज वगैरह जो हैं वो सारी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ही तो हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हार्मफुल होती हैं। ठीक है, इनको सॉलिड वेस्ट के अंदर रखा जाता है। सॉलिड वेस्ट 3 भाग में डिवाइड करते हैं बेटा, एक म्युनिसिपल वेस्ट, एक हॉस्पिटल वेस्ट और एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई वेस्ट देखो क्या है, इररिपेयरेबल कंप्यूटर्स, ठीक है, और क्या लिखा हुआ, अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर नोन एज ई वेस्ट। ई वेस्ट को भी प्रॉपर तरीके से हैंडल करना चाहिए। ठीक है, या तो आप फेंक देते हो, बरी कर देते हो, इंसिनरेट जला देते हैं, है ना। तो हर एक वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी होती हैं, जो हम फॉलो करेंगे तो हम पोल्यूशन होने से बचा सकते हैं एनवायरनमेंट को। ठीक है, फिर एक है बेटा ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बेटा, GHE बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये बिल्कुल वैसा ही फिनोमिना है बच्चा, जैसे अगर आप गाड़ी भरी धूप में खड़ी कर दो। ठीक है, होता क्या है, आपने 1-2 घंटे के लिए पार्क कर दी, या इससे ज्यादा टाइम के लिए पार्क कर दो, बहुत ज्यादा धूप है, बहुत शेड है ही नहीं उस गाड़ी के ऊपर, वो पूरी धूप में खड़ी हुई है। ठीक है, बहुत तगड़ी धूप है, आप चले गए फिर शॉपिंग करने, शॉपिंग करने के बाद आप 3-4 घंटे के बाद आ रहे हो, आपने गाड़ी खोली। ठीक है, और गाड़ी खोलने के बाद जब उसमें बैठते हो, मजा तो नहीं आता होगा यार, है ना, भीषण गर्म होता होगा, सीट से लेकर के उसका अंदर को जो एनवायरमेंट है पूरा का पूरा गर्म होता होगा गाड़ी के अंदर, है ना।
क्यों होता है बेटा ऐसा? क्योंकि आपने पूरी धूप में खड़ी कर रखी है, सनरेज आ तो गई हैं बट वो अंदर ही ट्रैप हो गई हैं, दे आर नॉट एबल टू लीव, दे आर नॉट एबल टू एस्केप, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी कार वार्म्ड अप हो गई है, गर्म हो गई है। तो अब कार को इमेजिन करो कि वो अर्थ है, अर्थ के साथ भी डिट्टो यही फिनोमिना हो रहा है। अर्थ है, अब कार को रिप्लेस कर दो बेटा अर्थ से, अर्थ पे लाइट्स पड़ रही हैं, सनलाइट तो आ रही है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट अर्थ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट अर्थ में अंदर जा रही है, और वो जो अंदर जा रही है वो जाकर के जो ट्रैप हो रही है वही हर दिशा में जो एमिट हो रही है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वार्मिंग अप ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, उसी वजह से हमारा जो अर्थ सरफेस है वो गर्म हो रहा है ना। अब आप सोचो कि मैम गाड़ी गर्म हो रही तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, अगर अर्थ उसी हिसाब से गर्म हो रहा है तो मैम फिर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो बहुत ही गंदा फिनोमिना है। नहीं बेटा, ये जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ये एक अच्छा फिनोमिना है। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ गुड फिनोमिना। व्हाई इट इज गुड फिनोमिना? क्योंकि अगर ये नहीं चलता बेटा, विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट जो अर्थ का एवरेज, क्या अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो होता वो अराउंड अप्रॉक्स -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता। बेटा ये एवरेज है, तो सोचो एक्सट्रीम कहां कहां पर चला जाता, क्या आप सरवाइव कर पाते? है ना, नहीं कर पाते बेटा। अर्थ में बहुत सारी कंट्रीज हैं, सोचो टेम्परेट और पोलर कंट्रीज का अगर ये एवरेज है पूरे के पूरे अर्थ का, तो उनका सोचो पता नहीं कौन से माइनस में पहुंचा हुआ होगा, है ना। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये ग्रीन हाउस इफेक्ट चलता है, जो लाइट आती है वो अर्थ में ट्रैप होकर के रह जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ है वो गर्म हो जाता है। दैट इज वाई उनका जो एवरेज टेम्परेचर आता है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड है, जिसकी वजह से बेटा हम सरवाइव कर पा रहे हैं। इतने ठंडे टेम्परेचर पे हम सरवाइव नहीं कर पाते, तो दिस इज अ गुड फिनोमिना। तो क्यों मैम इसको एज अ इन्वायरमेंटल इशू पढ़ रहे हैं? बेटा इसको हम इन्वायरमेंटल इशू में कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इतने सारे गैसेस हैं, कौन से? ग्रीन हाउस गैसेस। ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से इनहैंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट चल रहा है। जो नेचुरल है दैट इज ओके, बट अब इनहांसमेंट हो रही है, क्योंकि हम है ना यार, हम जहां होंगे हम उस चीज को इनहांस तो कर ही देंगे। सबसे मेजर ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन होता है बेटा? CO2, है ना। और CO2 जहां जहां बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी वहां वहां तो CO2 होगा ही होगा। चाइना और अमेरिका सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं इस CO2 को एमिट करने के लिए, है ना। और ये CO2 इज वन ऑफ द मेजर ग्रीन हाउस गैस जो रिस्पॉन्सिबल है ज्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस इफेक्ट कराने का, जिसकी वजह से हमारी अर्थ और ज्यादा हीटअप हो रही है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल भी अच्छा फिनोमेना नहीं है। आए दिन आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज के असर दिखते रहते हैं। कभी ग्लेशियर पिघल जाता है, ग्लेशियर पिघलने से बाढ़ आ जाती है, कितने लोग को प्रॉब्लम हो जाती है, आपने देखा हुआ है ना। और अभी भी आप एक दो जगह पे ऐसे सुनते ही रहते हो, Isn't it? तो आप सोच सकते हो अगर अच्छा वाला चलता है तो भैया ठीक है, बट अगर इनहैंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट चलेगा तो इनहैंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग बच्चों। और ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसे नहीं कहते मुंबई डूब जाएगी, क्यों कहते हैं? क्योंकि पोलर आइस मेल्ट होंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, उनका पानी कहाँ जाएगा? नदी और समुद्र में, और ये जो सी का लेवल है बढ़ जाएगा, और आने वाले टाइम में ये जो कोस्टल एरियाज हैं, ये जो आइलैंड्स है सुंदर सुंदर, सारे के सारे जमीन में समा जाएंगे, सबमर्ज्ड हो जाएंगे। ठीक है, ओके। एंड CO2 इज वन ऑफ द मेजर ग्रीन हाउस गैस। पूरा का पूरा NCERT में पाई चार्ट दिया हुआ आपने देखना, उसमें 60% के लगभग CO2 का ही कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेचुरली अकरिंग फिनोमिना इन विच जो शॉर्ट वेव रेडिएशंस होते हैं आर एब्जॉर्ब, शॉर्ट वेव को एब्जॉर्ब किया जाता है, एंड लॉन्ग वेव रेडिएशंस आर रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, और वही रिस्पॉन्सिबल भी है फॉर हीटिंग अप ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द एटमॉस्फेयर। बट ये हीटिंग अप नेचुरली हो रही है, इतना अच्छा है
तो वो तो ठीक है, वो हमारे लिए अच्छा है। अदरवाइज बिना इसके हमारा अर्थ का बहुत चिलिंग टेम्परेचर होता है, अप्रोक्स -18 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर क्या होता है बेटा, स्नो ब्लाइंडनेस। ऐसा नहीं है बेटा धूप में धूप ही हो तभी आपको शेड्स लगाने चाहिए, ये तो मैडम ने चश्मा पकड़ लिया, शेड सनग्लासेस है ना। ऐसा नहीं है बेटा, अगर आपको बहुत ज्यादा एलर्जिक हो तो अगर कभी डर्मा के पास जाते हो तो वो कहते हैं घर में भी सनस्क्रीन लगा करके बैठो, बिकॉज इट इज अ रेज। कहाँ से बचाओगे बेटा, है ना। तो जब हम स्नो में घूमने जाते हैं, इफ यू गो टू गुलमर्ग, ठीक है, तो वहां तो बेटा स्नो है, आपको लगेगा स्नो है, कोई धूप तो है ही नहीं, ठंड है वहां पर। तो ऐसा नहीं है कि सन ग्लासेस निकाल करके रख देना, तगड़ी यूवी रेज पड़ेगी, और तगड़ी यूवी रेज पड़ेगी ना तो आपको हो जाएगी स्नो ब्लाइंडनेस। एंड दैट इज वाई अच्छा, सस्ता नहीं, आंखों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, सड़क पर से 100 रुपए वाला ले लो, ठीक है। ये नहीं ये बहुत महंगा ले लो, हाई एंड ब्रांड। क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज ये जो मिलते हैं ना बेटा, ये आपकी आंखों को खराब कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा आप धूप से बच रहे हो, बेटा आपको धूप से उसके अंदर की यूवी रेस से बचना है, और सारी सनग्लासेस यूवी प्रोटेक्टेड वाली नहीं होती हैं, ठीक है। आपने क्रिकेटर्स को देखा है ना खेलते हुए, वो भी एक लगाते हैं ना वो रंग बिरंगा वाला, वो भी अच्छा है। वो काफी हद तक, मतलब काफी हद तक क्या, इट्स वेरी गुड, आपने सुना भी होगा, और यूवी प्रोटेक्टर है वो, ठीक है। तो अच्छा ही लगाना चाहिए, चाहे आपको धूप दिख रही हो या ना दिख रही हो। अब ये मत बोला मैम रात में लगा के चले, ठीक है, रात में सन नहीं है बेटा, ठीक है, जब तक सन है तब की बात कर रहे हैं, है ना। और क्या होता है, कॉर्निया इन्फ्लेमेट हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि स्नो में नहीं लगाओगे। अगर आपकी यूवी रेस सीधा पड़ गई, कौन सी यूवी, पर्टिकुलरली यूवी बी। यूवी के 3 क्राइटेरिया होते हैं, ए बी एंड सी। यूवी बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग स्नो ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, फिर मैम ने क्या ऐड कर रखा है, ओजोन होल। ओजोन होल क्या होता है बेटा, ओजोन में कोई होल नहीं है, ओजोन की जो परत है वो पतली हो गई है, ठीक है, क्योंकि ओजोन की थिनिंग हो रही है। थिनिंग क्यों हो रही है, हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सबके घर में बेटा एसी चलता है, सबके घर में रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, गर्मी में तो इस्तेमाल करेंगे ना बेटा, रेफ्रिजरेटर तो ठंडियों में भी चलता है। एसी भले समर समर टाइम में चले, भाई रेफ्रिजरेटर फ्रिज का तो हम इस्तेमाल 12 महीना करते हैं, है ना। तो ये जो बेटा हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं या एयर कंडीशनर्स हैं, ये एक वन ऑफ दी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे ओजोन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूवी रेस के प्रेजेंस में टूट जाता है, ठीक है। इसका पूरा मैकेनिज्म होता है, अभी आपको ओजोन केमिस्ट्री नहीं पढ़नी। और उसकी वजह से बेटा क्या हो रही है, हमारा जो ओजोन का मॉलिक्यूल है, ओजोन मॉलिक्यूल टूटता चला जाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड नेसेंट ऑक्सीजन। तो बेटा ये है ना जो बचा करके रखेगा, ये टूटने के बाद जो ये बन रहा है ये थोड़ी बचाएंगे हमें यूवी रेस से। तो होता क्या है, हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल है ओजोन को पतला करने के लिए, ओजोन को डिग्रेड करने के लिए। तो वो जो बेटा ओजोन पतली हो रही है, ओजोन की जो थिनिंग हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बच्चा ओजोन थिनिंग, ठीक है, ओजोन होल। और ये सबसे पहली बार फिनोमिना ज्यादातर ये अंटार्कटिका साइड में देखा जाता है, दैट इज व्हाई ये एक लाइन भी लिखी हुई है, अंटार्कटिका में दिस मोर कॉमन फिनोमिना वेयर यू कैन सी दिस काइंड ऑफ अ थिनिंग दैट इज सेड टू बी ओजोन होल, ठीक है। और ओजोन, ये CFC क्या है बेटा, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। अब हमें पता चल गया बेटा कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं, ओजोन को थिन कर रहे हैं। सरकार को जब पता चलेगा, डिफरेंट कंट्रीज को पता चलेगा, तो डिफरेंट कंट्रीज ना मीटिंग बुलाती है, हर कंट्री में उसमें कुछ कुछ के इंपॉर्टेंट पर्सन एनवायरमेंट से जो रिलेटेड है वो वहां जाते हैं, अपनी बातें करते हैं, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, है ना। तो ODS के ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के रिडक्शन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन की गई थी। मॉन्ट्रियल बेटा सिटी है कहां पर, कनाडा में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन की गई थी, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल करने के लिए क्योटो, जापान में ट्रीटी साइन की गई थी, उसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बेटा हर साल कहीं ना कहीं मीटिंग चलती रहती है, ठीक है। तो जो हमारी NCERT लिखती है क्योटो प्रोटोकॉल, वो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए है। अगर आपको याद, आप तो बहुत छोटे हो गए वैसे, छोड़ो,
ठीक है, यस। CFC को रिड्यूस करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था। आ जाओ। डिफॉरेस्टेशन आपको पता है, डी मतलब रिमूव, फॉरेस्ट को रिमूव करने को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिफॉरेस्टेशन, जिसमें फॉरेस्ट एरिया को आप नॉन फॉरेस्टेड एरिया में कन्वर्ट करते हो। क्यों? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपको वहां पर खेती करनी है, ठीक है, आपको वहां पर अपने गाय बकरी को चराने के लिए स्पेस चाहिए, हो सकता है आपको घर गृहस्थ, वैसे घर गृहस्थी फॉरेस्ट में क्या बनाओगे, बट फॉरेस्ट को काटते हैं अर्बनाइजेशन के लिए, कॉलोनाइजेशन के लिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन का कोई जवाब तो है नहीं बच्चा। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन का मतलब दोबारा से फॉरेस्ट लगाओ, वन महोत्सव सेलिब्रेट करो। आजकल तो स्कूल्स भी कैंपेन चलाते हैं बेटा, आपको ले जाते हैं, प्लांटलेट्स देते हैं और कहते हैं आप लगाओ। जैसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर बहुत ज्यादा देखा जाता है, 5 जून पर बहुत ज्यादा देखा जाता है ना। यस, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमारी एनसीईआरटी हमें बताती है। आपको मैं अब थोड़ी थोड़ी चीजें बताती हूँ, जैसे आपको एक पूरा चैप्टर का ब्रीफ मिल जाए। इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़ लिया। अब बेटा सबसे पहले जो हम पोल्यूशन पढ़ते हैं दैट इज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन जो एयर में चले, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? एयर पोल्यूटेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स आप कौन कौन से पढ़ते हो? कार्बन मोनोऑक्साइड, टॉक्स पढ़ते हो, नॉक्स पढ़ते हो, हाइड्रोकार्बन पढ़ते हो। हाइड्रोकार्बन कहाँ से निकलते हैं? जो न्यूली कारपेट मैन्युफैक्चर हुए हैं, ठीक है। नॉक्स ऑटोमोबाइल, गाड़ियों से निकलते हैं बेटा, ये ऑटोमोबाइल इंजन्स। तभी तो आजकल जमाना किसका है? इलेक्ट्रिक व्हीकल का, है ना, लीस्ट पोल्यूशन। टॉक्स कहाँ से निकलते हैं बेटा? ऑयल रिफाइनरीज, मथुरा में बहुत ज्यादा ऑयल रिफाइनरीज हैं, वहां से SO2 पोल्यूशन बहुत होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा कहाँ से निकलता है? अनबर्न्ट, और अगर इनकम्प्लीट कंबशन कहीं हो रहा है तो दैट विल लीड टू दी फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तभी ठंडी में कहते हैं अंगीठी अपने घर में मत जला करके रखो। क्यों? क्योंकि अगर उससे इनकम्प्लीट कंबशन हुआ बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और आपने हर दरवाजा खिड़की बंद करके अगर आप उसी रूम में सो गए हो तो सुबह जिंदा नहीं बचोगे। क्यों? आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड की बहुत अच्छी एफिनिटी होती है हेमोग्लोबिन से, CO2 से भी ज्यादा, एंड दे फॉर्म कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। यस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, आप पढ़ते हो जूलॉजी में, है ना। और बेटा वो सफोकेशन कॉज करके काम तमाम कर देता है। तो ये सारे क्या है बेटा? ये सारे एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। और सॉक्स और नॉस एक और चीज कॉज करता है, दैट इज एसिड रेन। एसिड रेन को एसिड क्यों कहा गया इस रेन को एसिड? क्योंकि इसकी पीएच एसिडिक होती है, दैट इज अराउंड 5.7। कौन से एसिड होते हैं इसमें? इसमें होता है H2SO4 प्लस HNO3। H2SO4 60 से 70% और ये 40 से 30% रेशियो में रहता है। और इसी वजह से हमारा जो ताजमहल है, उसका जो स्टोन है, उसका मार्बल है, वो खराब हो रहा है। उस खराब होने को हम बोलते हैं स्टोन लेप्रोसी। कहाँ पर हो रही है बेटा? ताजमहल। ताजमहल का जो संगमरमर है बेटा, वो तो एकदम वाइट होना चाहिए ना, बट वो येलो पड़ गया है। क्यों? क्योंकि आगरा से जुड़ा हुआ है मथुरा, मथुरा में है बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज, वहां से निकल रहा है SO2 हवा में जा रहा है। अब हवा की तो कोई बाउंड्री नहीं है ना, वहां पे थोड़ी कोई ट्रैफिक पुलिस बैठी हुई है ना। हवा से वो आगरा पहुंच रहा है, आगरा में जब बारिश हो रही है तो SO2 के साथ मिक्स हो रही है और बना रही है आपकी H2SO4, और वो एसिड वाला रेन पड़ रहा है ताजमहल के गुंबद के ऊपर, और हमारा ताजमहल हो जा रहा है येलो। तो दैट इज सेड टू बी स्टोन लेप्रोसी, ठीक है। और एक चीज बता देती हूँ बेटा, SO2 पोल्यूशन अगर जहां जहां होगा, SO2 पोल्यूशन जहां जहां होगा, वहां पर लाइकेंस ग्रो नहीं करते, ठीक है। लाइकेंस क्या होते हैं? 11th क्लास में पढ़ा होगा ना, जब एल्गी और फंजाई म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं उसको बोलते हैं लाइकेंस। तो अगर आपको जानना है कि किसी एरिया में लाइकेन नहीं दिख रहा है, तो समझ जाना क्यों नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि वो एरिया पोल्यूटेड है, और पर्टिकुलरली किस चीज से पोल्यूटेड है? SO2 से। इसीलिए बच्चों लाइकेंस को क्या कहा जाता है? बायो इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। क्या कहा जाता है? बायो इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन।
ठीक है, अब एयर पोल्यूशन हो रहा था तो इससे रिलेटेड एक एक्ट भी दिया गया था, जिस एक्ट के तहत एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना था और कुछ मेजर्स दिए गए थे। ये एक्ट आया था बेटा किसमें? 1981 में, याद रखना ये, ठीक है, क्योंकि आपका एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, कुछ चीजें आपको जनरल नॉलेज वाले पूछेंगे क्योंकि इकोलॉजी इज मोर ऑफ जनरल नॉलेज, और ये हमारी एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। उसके बाद हमें इस पोल्यूशन में एनसीईआरटी पर्टिकुलेट मैटर के बारे में भी बताती है। पर्टिकुलेट मैटर बेटा आपको पता है देयर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर और एक होता है सेटलेबल पर्टिकुलेट मैटर। सेटलेबल मतलब जो सेटल कर जाए, सस्पेंडेड मतलब जो हवा में फैले रहे, ठीक है, हवा में ही सस्पेंडेड है। कौन सी चीज हवा में ही रहेगी बेटा? जो लाइट वेट हो। कौन सी चीज सेटल हो जाती है? जो भारी हो, ठीक है। तो जनरली जो पर्टिकुलेट मैटर जिनकी साइज 10 माइक्रोमीटर से ज्यादा होती है वो भारी है, ठीक है, वो सेटल कर जाती है। जिन पर्टिकुलेट मैटर की साइज 2.5 है या उनसे छोटी है वो हवा में सस्पेंडेड होती है और उसको सस्पेंडेड बोलते हैं। अब आप खुद सोचो, जो हवा में सस्पेंडेड है और उसी हवा को हम इनहेल कर रहे हैं, दैट मीन्स ज्यादा खतरनाक कौन है? ज्यादा खतरनाक सस्पेंडेड वाला ही तो है, बिकॉज ये एयर में कुछ वीक्स तक सस्पेंडेड हो सकता है, कुछ डेज तक सस्पेंडेड हो सकता है, एंड दैट हवा इज ओनली वी आर इनहेलिंग, विच इज नॉट गुड, है ना। और हमारे यहाँ दिल्ली में बेटा एक हेडक्वार्टर है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है। इसको एक मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कौन कंट्रोल करता है? किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इन्होंने कहा है जिस पर्टिकुलेट मैटर की साइज 2.5 होगी या उससे कम होती है, ये हमारे लिए बड़े खतरनाक हैं। दे इम्पोज थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ। क्यों बेटा हमारे लिए खराब है? क्यों हमारे लिए खराब है? क्योंकि इनकी साइज बहुत छोटी है और इस इतनी छोटी साइज की वजह से ये जो हमारे लंग्स की एल्वेलाई होती है ना, उसकी मेम्ब्रेन को बड़े इजीली क्रॉस कर जाते हैं और हमें बहुत सारा रेस्पिरेटरी डिजीज गिफ्ट कर सकते हैं। तो दैट इज वाई सीपीसीबी कहती है कि ये वाला बहुत ही खतरनाक है। जितनी छोटी साइज होती जाएगी उतना ज्यादा हमारे लिए वो हार्मफुल होगा, ठीक है। उसके बाद बेटा कुछ कंट्रोल मेजर्स बताए गए। क्या कंट्रोल मेजर्स थे? पर्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करने के लिए हमारी एनसीईआरटी एक डायग्राम बनाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर किसके लिए है? तो याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इतना इफेक्टिव है कि 99% पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर सकता है। दूसरा होता है स्क्रबर। जो स्क्रबर होता है वो कौन से एयर पोल्यूटेंट को रिमूव करता है बेटा? SO2, ठीक है। तीसरा कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर जो लोग ड्राइव करते हैं बेटा उनको आइडिया होगा कैटालिटिक कन्वर्टर कहाँ होता है, गाड़ियों में लगा होता है, ठीक है। कैटालिटिक कन्वर्टर में कुछ कैटलिस्ट होते हैं, कौन कौन से? प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम, ठीक है। ये कैटलिस्ट क्या करते हैं? जो भी नॉक्स वगैरह बनता है या जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, इनको कंप्लीटली कंबस्ट करा करके नॉक्स को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन गैस में और CO2 को CO को कन्वर्ट कर देते हैं CO2 में, ठीक है। ये दोनों ही एज अ हम पोल्यूटेंट कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। CO2 बेटा एटमॉस्फेयर में है, त्राही त्राही हम अभी क्यों मचा रहे हैं? क्योंकि CO2 का जो अमाउंट एटमॉस्फेयर में वो बढ़ चुका है, बट एयर पोल्यूटेंट तो वही चाह रहे हैं जो हमने लिखे थे, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स, सॉक्स एंड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इस तरीके से कैटालिटिक कन्वर्टर हमारी जो गाड़ियों में होता है वो इस तरीके के पोल्यूटेंट्स को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जो हमारे एयर के लिए इतने हार्मफुल नहीं होते। बट इनकी एक शर्त होती है, अगर ये कैटलिस्ट आप चाहते हो अच्छे से काम करे तो हमारे पेट्रोल में लेड नहीं होना चाहिए, हमें अनलेडेड पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कुछ मेजर्स थे। हर पोल्यूशन से रिलेटेड हमारी एनसीईआरटी बताती है केस स्टडी। तो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जो केस स्टडी दिया हुआ है वो दिल्ली का ही दिया हुआ है।
कि दिल्ली में किस तरीके से गाड़ियों से होने वाले पोल्यूशन को रिड्यूस कराया गया है ना। जैसे बाय द एंड ऑफ 2002 सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी तरीके से रूल आउट कर दिया था कि जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, बसेज हैं, दे शुड रन ऑन सीएनजी। और अब तो बेटा सीएनजी क्या, दिल्ली में तो एक ब्लू कलर की बस चलने लगी है। वो वाली ब्लू नहीं, एक तो प्लेन थी, एक लाइट ब्लू कलर की आई है। और वो लाइट ब्लू कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक बस है वो, 100% इलेक्ट्रिक, नो फालतू का पोल्यूटेंट, नो फालतू का पोल्यूशन। इवन अब तो ऑटो भी बेटा मैंने देखा है कम दिखाई देते हैं दिल्ली में, बट ब्लू ऑटो भी दिखाई देने लगे हैं। ठीक है, इतना मस्त स्मूथ चलता है। ठीक है, बस चार्ज करने वाली जो है गाड़ियां आपने देखने लगी हैं, महंगी आती हैं। स्कूटी आपने देखी है, इलेक्ट्रिक आ चुकी है। तो धीरे धीरे हमारा इंडिया अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है, उसके लिए जगह जगह पर चार्जर्स नहीं लगे हैं रोड पर। बट धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट होता जाएगा कि शायद हम पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक की तरफ मूव कर जाएं आने वाले टाइम, है ना। तो ये सारी बातें हैं किसकी, एयर पोल्यूशन की। इस एयर पोल्यूशन को बेटा चेंज किया गया था, लॉ की लैंग्वेज में हम बोलते हैं इसकी में अमेंडमेंट हुई थी इन द ईयर 1987। क्यों क्यों अमेंड किया गया था, टू इंक्लूड नॉइस एज एयर पोल्यूटेंट। बेटा जब टेक ऑफ होती है या लैंडिंग होती है कितना ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है ना। ठीक है, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अंडर एयर पोल्यूशन ओनली। ठीक है, एयर पोल्यूटेंट ही मानते हैं। ठीक है, नॉर्मल कंजर्वेशन हम 3 से 7 डेसिबल में करते हैं। ठीक है, नॉर्मल कंजर्वेशन जो हम बातचीत करते हैं 3 से 7 डेसिबल में करते हैं। ठीक है, अगर 80 डेसिबल से ज्यादा एक्सीड कर जाए तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी नॉइस। ठीक है, और कान के पर्दे फट सकते हैं, 140 और 160 में पहुंच जाना, फट जाएंगे पर्दे, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कान को अपने ढक के रखना चाहिए, ईयर प्लग्स, ईयर मफ्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने जो दरवाजे खिड़की हैं उसमें साउंड एब्जॉर्ब करने वाले मटेरियल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने आसपास ऐसे पेड़ लगाओ, जैसे नीम के पेड़ लगाओ, अशोका के पेड़ लगाओ, क्या होगा, वो नेचुरली साउंड को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। मिनिस्ट्री या सरकार कहती है कि जहां पर स्कूल है, जहां पर बेटा आपके हॉस्पिटल्स हैं, वहां पी 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 हॉर्न मत बजाओ। अभी एक मीम बहुत ज्यादा चल रहा था, शायद तुमने देखा, एक बंदे ने अपनी ऑटो के पीछे एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, हॉन्किंग मतलब हॉर्न बजाने से रिलेटेड, कि हॉर्न बजाने से क्या होता है। एक ऑप्शन था आपकी गाड़ी उड़ने लगती है, दूसरा ऑप्शन था कि बत्ती जल्दी क्या कहते हैं, अब बत्ती जल्दी क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे 4 ऑप्शंस थे और बिल्कुल सही ऑप्शंस लिखा हुआ था ना, मैं आपको बता सकती हूँ, मैंने कहीं देखा भी था। दैट वाज अ वेरी गुड थिंग, जो मैंने दिख नहीं रहा मुझे अभी किसी में, मैंने कहीं ना कहीं स्टेटस ही देखा था वो। ठीक है, तो यही तो है, सही बात है। क्या आप इतने पीपी का पेशेंस तो है नहीं इंडिया में, इतना ज्यादा हम नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं हॉर्न बजा बजा करके, क्या हो जाता है, बत्ती तो अपने टाइम पर ही होगी, आगे वाला आपको, आप जब चलेगा तभी तो आपकी टर्न आएगी, आप उड़ के तो जाओगे नहीं बेटा, तो क्यों बजाना हॉर्न। और ये इंडिया में देखा है बेटा, आई वेंट टू बाली, आई वेंट टू मालदीव्स, मैंने वहां पर हॉर्न वाला सिस्टम नहीं देखा। बाली में तो पता है कुछ टाइम के बाद वी रियलाइज्ड कि हाँ यहाँ हॉर्न क्यों नहीं कोई बजा रहा। ठीक है, वहां पर नेचुरल है, पता नहीं सरकार की तरफ से क्या है, भगवान जाने, बट इतनी पी 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 की साउंड तो बेटा मैंने इंडिया में ही देखी है। ठीक है, दुबई वगैरह में भी नहीं है। ठीक है, सो अगर हम जितने जल्दी समझ जाएं कि बेटा इस हॉर्न हॉर्न बजा बजा के कुछ होगा नहीं, अपने टाइम पर ही हमें आगे जाने को मिलेगा, तो अच्छा होगा, नॉइस पोल्यूशन कम होगा। ओके, तो ये सारी बातें हो गई बेटा एयर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वाटर पोल्यूशन कहाँ कहाँ से होता है, वाटर पोल्यूटेंट्स क्या क्या हो सकते हैं बेटा, डोमेस्टिक सीवेज, डेफिनेटली सीवेज अगर हम बिना ट्रीट किए डिस्चार्ज करेंगे तो पोल्यूशन हो सकता है। एग्रीकल्चर रन ऑफ, हम अपने खेत में केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, अगर बारिश हुई एग्रीकल्चर रन ऑफ बह करके वो रिवर बॉडी में ही जाएगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री आपने देखा होगा ज्यादातर इंडस्ट्री रिवर बॉडी के मतलब अराउंड ही सिचुएटेड होती है, सो दैट उनका सारा कचरा रिवर में जाकर के गिरे, तो ये सारे वेस्ट विल लीड टू दी वाटर पोल्यूशन। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है डोमेस्टिक सीवेज में क्या होता है बेटा, सस्पेंडेड सॉलिड, मिट्टी, सिल्ट, क्ले, कोलॉइडल मटेरियल, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, बैक्टीरिया होता है, पेपर होते हैं, कपड़े होते हैं। ठीक है, अभी हरिद्वार कुछ टाइम पे पहले मैं गई थी, आई गेस जनवरी के मंथ में, तो जो हरिद्वार में वो जो स्ट्रीम है गंगा की बेटा,
उसके साइड में इतने कपड़े थे, इतने कपड़े, क्योंकि एक मिथ है ना, कोई ना कोई कहता होगा कि वहां स्नान करो और अपने कपड़े वहीं छोड़ देना। ठीक है, तो हम फॉलो करते हैं और हम थोड़े हैं सुपरस्टिशियस। इंडिया में आपको पता है इंडियन रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऐसे हैं, हम हो जाते हैं। बट थोड़ा सा अब तो बेटा सब पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, सबको पता है कि हो रही है हमारी गंगा पल्यूट। ठीक है, पोल्यूशन हो रहा है उससे, आप देख सकते हो। इट इज वन ऑफ द रीजन फॉर वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो नहीं करना चाहिए। उसके बाद कुछ मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं, नाइट्रेट, अमोनिया, सॉल्ट, सोडियम, कैल्शियम, सारे कंसिडर टू बी वाटर पोल्यूटेंट। ठीक है, इंडस्ट्रियल में केमिकल्स होते हैं, केमिकल पोल्यूटेंट में ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ऑर्गेनिक में डीडीटी, पेस्टिसाइड्स वगैरह लिखे होंगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक में हेवी मेटल्स, बेटा हेवी मेटल्स हमें डिजीज कर सकते हैं, जैसे लेड। बेटा मैगी मसाला में एक बार लेड मिला था, तभी मैगी मसाला 2015 के टाइम पर बैन कर दी गई थी, क्योंकि ये जो लेड है ना, ये हमारा किडनी, ठीक है, हमारा ब्रेन, सब कुछ खराब कर सकता है। ठीक है, कैडमियम एक डिजीज कॉज करता है जिसको आउच आउच डिजीज, इटाई इटाई डिजीज बोलते हैं, मसल्स में प्रॉब्लम हो जाती है। मरकुरी जापान में एक मिनी मार्टर डिजीज कॉज किया था, तो ये अच्छे नहीं है, दीज आर नॉट गुड। फिर फिजिकल पोल्यूटेंट्स में जो थर्मल वेस्ट वाटर है और जो ऑयल स्पिल्स है, उससे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा वाटर पोल्यूटेंट। फिर एक हमारा ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था, ये क्या दिखाता है बेटा, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन से क्या पता चलता है, अगर आपके रिवर बॉडी में एक पेस्टिसाइड है जिसका नाम डीडीटी है, ठीक है, तो जैसे जैसे आप आगे जाते रहोगे ट्रॉफिक लेवल में, देखो पहले इसका 0.003 पार्ट्स पर बिलियन था, बट अब कितना पहुंच गया, 5 ppm, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी हैज इंक्रीज्ड इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। तो ये जो पोल्यूटेंट्स का जो नंबर है, कंसंट्रेशन है, अमाउंट है, ये इंक्रीज होता है धीरे धीरे। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगा, सबसे ज्यादा सबसे हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल जो कोई भी हो उसमें मिलेगा। एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी ये लेती है। अब नुकसान क्या होगा बेटा, इन बर्ड्स में ये जो इतना डीडीटी आकर के बैठ गया है, इन बर्ड्स के जो अंडे हैं, इन अंडे के जो छिलके होते हैं, कैल्शियम की जो शेल्स होती है वो पतली हो जाती हैं, जिसकी वजह से अंडा पहले ही फट जाएगा, प्री मेच्योर फट जाएगा, बेबी अंदर डेवलप भी नहीं हुआ होगा, जिसकी वजह से बर्ड्स के जो पॉपुलेशन है वो घटने लगेगी। ये नुकसान होता है। ठीक है, फिर मैंने एक बेटा एनसीईआरटी का पाई चार्ट ऐड कर रखा है ग्रीन हाउस गैस का, जिसमें आप देख सकते हो CO2 इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर। ठीक है, फॉलोड बाय CH4, देन CFC, देन N2O। ये आपने याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने मोर और लेस वी हैव डिस्कस द ब्रीफ ऑफ द चैप्टर। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव राउंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, जस्ट अ सेकेंड। इस चैप्टर में कोई बहुत तूफानी चीजें नहीं है, वो जनरल चीजें हैं जो आपने छोटे जूनियर क्लासेस में पढ़ी हुई होंगी इन्वायरमेंटल इश्यूज के अंदर। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स प्रैक्टिसेस डू नॉट रिजल्ट इन सॉयल इरोजन। ठीक है, तो देखो क्या है, पहला है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग। ठीक है, ग्रेजिंग अगर तुम्हारी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है बेटा, डेफिनेटली उस, क्योंकि सारा घास तो तुम्हारे कैटल्स खा जाएंगे, तो सॉइल पे कौन से रहेंगे, जो सॉइल इरोजन बचाएंगे, है ना। तो बेटा ये तो ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ ही काट दिए, कहां से सॉइल इरोजन बचेगा। ओवर कल्टीवेशन करोगे तो डेफिनेटली बेटा, फॉरेस्ट अगर लगा रहे हो, ठीक है, फॉरेस्ट अगर लगा रहे हो तो सॉइल इरोजन थोड़ी होगी। इसमें आपको बताना था वो चीज जो सॉइल इरोजन नहीं कराती, फॉरेस्टेशन थोड़ी सॉइल इरोजन कराएगी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉरेस्टेशन। हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब ने एक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग की थी बेटा, इनका ये सोनीपत में है ना। ठीक है, कौन थे, रमेश चंद्र दागर। इन्होंने पूरा एक वेलफेयर क्लब बनाया हुआ है, वहां पे वो खुद ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करते हैं। ठीक है, उनका बी कल्चर है, गाय भैंस वहीं रखा हुआ है, डेयरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो भी कोई वेस्ट नहीं है, उस जो भी वेस्ट है, जैसे अगर गाय है, गोबर निकल रहा है, तो गोबर को तो मैन्योर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो, ठीक है, खाद की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जीरो वेस्ट है, साइक्लिक प्रोसेस है, टोटली बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो ये किसने किया था, रमेश चंद्र दागर। अहमद खान ने तो बेटा पॉली ब्लेंड बनाया था,
प्लास्टिक रिसाइकेबल जो प्लास्टिक था और जो रोड बनाने वाला मटेरियल होता है ब्यूटामिन, उन दोनों को मिक्स करके रोड बनाई थी कुछ एरिया तक, और वो रोड का जो वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज था वो 3 गुना बढ़ गया था। ठीक है, जो रोड का लाइफ स्पेन था वो 3 गुना बढ़ गया था, तो वो अच्छा था। सुंदरलाल बहुगुणा तो आपको पता है बेटा क्या किया था इन्होंने। ठीक है, एक तरीके का चिपको मूवमेंट चलाया था, पेड़ को चिपक करके बैठ जाओ। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई ने भी इसी तरीके से पेड़ को हक किया था। ठीक है, और अपनी जान कुर्बान कर दी थी पेड़ को बचाते बचाते। नेक्स्ट, थिनिंग ऑफ एगशेल्स इन मेनी स्पीशीज, अभी जस्ट बताया, दैट इज बिकॉज ऑफ बायो मैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी। मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है, जैसे हम मैग्नीफाई करके देखते हैं ना माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, तो लेंस जो इस्तेमाल करते हैं वो भी मैग्नीफाई करता है, बढ़ाना। ठीक है, बढ़ाना। तो डीडीटी का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, धीरे धीरे अपने ज्यादा कंसंट्रेशन में एक्यूमुलेट होता चला जाता। रिगार्डिंग deleterious effects of ozone depletion, an international treaty was signed। ये मैंने बताया था ना, ओडीएस को डिप्लीट करने के लिए क्योटो नहीं, मॉन्ट्रियल जगह है, वहां पर एक ट्रीटी साइन की गई थी, और वो जगह कहाँ है बेटा, कनाडा में। क्योटो जापान में है, ये ग्रीन हाउस गैस के लिए की गई थी। अर्थ समेत बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए की गई थी। मॉन्ट्रियल में थोड़ी था, ये रियो डी जेनेरियो में था। ठीक है, रियो कर लो। वर्ल्ड समिट साउथ अफ्रीका तो है, बट ये भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड था। नॉक्स इज रिलेटेड टू ऑल एक्सेप्ट एसिड रेन कॉज करता है, ट्रू। इटाई इटाई बेटा डिजीज मसल वाली डिजीज है, इसको आउच आउच डिजीज भी बोलते हैं। दर्द होती होगी ना तो बार बार आउच आउच वर्ड निकलता होगा, ये एक हैवी मेटल से निकलता है, मतलब होता है, दैट इज कैडमियम। ठीक है, नॉक्स से रिलेटेड नहीं है, यही हो जाएगा। ठीक है, नॉक्स फोटोकेमिकल स्मोक तो बना सकता है, बट कैडमियम इज अ इटाई इटाई, नॉक्स रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड टू नॉक्स। नॉक्स खुद तो एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है, प्राइमरी मतलब डायरेक्टली एमिट होता है, बट जब ये इन्वायरमेंटल के कुछ चीजों से रिएक्ट करता है तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट को बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल वाज साइंड एंड केम इफेक्ट रिस्पेक्टिवली ऑन। क्योटो प्रोटोकॉल कब साइन किया गया था बच्चों? क्योटो प्रोटोकॉल सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब आया था, तो ये मतलब किस लिए आया था, तो ये ग्रीन हाउस गैस की एमिशन को कम करने के लिए आया था। और ये क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था बच्चों? क्योटो प्रोटोकॉल जब आया था तो ईयर था 1997। ठीक है, बट ये इट वाज केम इनटू फोर्स, मतलब प्रॉपर पूरा अडॉप्ट करने में लग गया 2005। ठीक है, ये जो पहला वाला है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की डेट है, बट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी साइन तो 1987 में कर दिया गया था, बट डिक्लेयर इफेक्टिव कब हुआ था? 1989 में, और इसको बोलते हैं हेलेंस्की डिक्लेरेशन। अगर पूछा जाता कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब साइन हुआ था, 1987, कब इफेक्टिव हुआ था? 1989 में। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। एल नीनो इफेक्ट इज मार्क्ड बाय ऑल ऑफ दीज। बेटा एल नीनो इफेक्ट एक क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट है, इट इज द रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। पेरू बेटा एक जगह है, ठीक है, पेरू एक जगह है, वहां का एक आइलैंड है, हम उसको सीधा पेरू आइलैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक अलग तरीके का और तरीके का क्लाइमेटिक चेंज नजर आता है, और रेगुलर 5 इंटरवल मतलब हर 5 साल के बाद ये दिखाई देता है आपको एक फिनोमिना, जिस फिनोमिना को हम एल नीनो इफेक्ट बोलते हैं। और होता क्या है, ये जो आइलैंड है इसके पास जो ओशन है वो पैसिफिक ओशन है, तो इस आइलैंड का जो पैसिफिक ओशन है उसका जो ऊपर सुपरफिशियल वाटर का टेम्परेचर है वो गर्म हो जाता है, वार्म अप हो जाता है। ये जो वार्मिंग अप हो रही है पैसिफिक ओशन के वाटर की पेरू आइलैंड के अराउंड, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एल नीनो इफेक्ट।
जिसकी वजह से इस आइलैंड क्या जो ये मछलियों की रहने की आदत है, उनको ठंडे पानी में मॉडरेट टेम्परेचर में रहने की आदत है। अब पानी गर्म हो जाएगा बच्चा, तो मछलियां कैसे रहेंगी? तो फिशरी को, उनकी वहाँ की इकोनॉमी को बहुत लॉस होता है। और ये रेगुलर 5 साल के इंटरवल पर वहां पर ये ऑड क्लाइमेटिक चेंज देखने को मिलता ही मिलता है। और देखते हैं क्या पूछा हुआ है। इट्स ऑड क्लाइमेटिक चेंज, यस इट इज ट्रू। एटमॉस्फेरिक में ओशनिक डिस्टर्बेंस होता है, ये भी ठीक है। एक्सट्रीम थिकनेस ऑफ ओजोन, नहीं, ये कोई लेना देना नहीं है। कहां पर हो रहा है? पैसिफिक ओशन में, ये सही है। तो ऑड वन आउट क्या हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ओजोन गैस सिंथेसिस इन स्ट्रेटोस्फियर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, ये किसके इन्फ्लुएंस में होता है बेटा? आपको ओजोन गैस की सिंथेसिस, ओजोन गैस मींस O3, ठीक है। O3 की जो सिंथेसिस होती है ये किसके इन्फ्लुएंस के अंदर होती है? देखो यूवी रेस क्या करते हैं बेटा, ओजोन होता ही है यूवी रेस से हमें बचाने के लिए, है ना। एंड ये बनता किसकी इन्फ्लुएंस से बेटा? ऑक्सीजन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूवी रेस, ठीक है। तो पहला आंसर हो जाएगा, मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद खान अप्रूव दैट ब्लेंड ऑफ पॉलीबेंड एंड ब्यूटामिन एनहांसेस डैश प्रॉपर्टी ऑफ ब्यूटामिन। बेटा क्या करता है? जो वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज होता है वो बढ़ा दी जाती है तभी, क्योंकि आपको पता है बारिशों पड़ती हैं तभी हमारे, देखो ना कितने बड़े बड़े गड्ढे बनते हैं रोड्स में, है ना। तो क्या होता है बेटा? वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी को इन्हांस कर देता है, तभी रोड की जो लाइफ स्पैन है दैट इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 3। ब्लैक फुट डिजीज इज कॉज्ड बाय मर्कुरी, मिनीमाटा डिजीज कॉज करता है, मिनीमाटा डिजीज। मिनीमाटा इसका नाम क्यों पढ़ा? क्योंकि वहां पर एक मिनीमाटा बे है, रिवर है, ठीक है, वहां पर मर्क्यूरी की पॉइजनिंग देखी गई थी बेटा, ठीक है। कैडमियम आउच आउच डिजीज, जिसको हम इटाई इटाई बोलते हैं। कॉपर से भी पॉइजनिंग होती है बेटा, कॉपर इज ऑल्सो हैवी मेटल। आर्सेनिक कॉजेज ब्लैक फुट डिजीज, ब्लैक फुट डिजीज। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, मार्क दी ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक वर्ड मतलब वो जिसके लिए मैन रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल है। जैसे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल तो बेटा हम करते हैं ना, तो पेस्टिसाइड से जो पोल्यूशन हो रहा है वो एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन है ना। तो और देखो थर्मल पावर प्लांट भगवान ने तो बनाकर भेजा नहीं, हमने बनाया है। तो थर्मल पावर प्लांट से जितने भी पोल्यूटेंट निकल रहे हैं वो एंथ्रोपोजेनिक है। पेस्टिसाइड्स हमने बनाया है अपनी मतलब के लिए, अपने उसके लिए, वेलफेयर के लिए, ठीक है, जिसके लिए बहुत इन्वायरमेंट सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, ये भी एक मैनमेड है। पर्टिकुलेट मैटर बाय कोल माइंस भी में भी हम ही लोग लगे हुए हैं, उससे जो भी पोल्यूटेंट निकल रहा है वो हम ही रिस्पॉन्सिबल है। वॉल्केनोस बेटा नेचुरली फटते हैं, लावा वगैरह सब कुछ होता है, तो ये मैनमेड नहीं है, ठीक है, बाकी सारे मैनमेड पोल्यूशन। Which one of the following was objective to signing Montreal Protocol? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को किस लिए किया गया था? कि जैसे हम ओजोन लेयर को बचा सके। कैसे बचाओगे? जो ओडीएस होता है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को डिक्रीज करके, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इन टाउन ऑफ अरकाटा, ठीक है। ये बेटा वहां पर एक फोम नाम का चीज था, ये क्या थे? फ्रेंड्स ऑफ अरकाटा मार्श। इन्होंने मिलकर के क्या किया था? आरकाटा एक छोटा सा स्मॉल टाउन है कैलिफोर्निया में, वहां पर इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट चलाया था, जहां पर नेचुरली जो वेस्ट वाटर था वो ट्रीट हो जाता था। जब वो एक लैंड से फ्लो करता था, वहां पर कुछ ऐसे प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई लगाए हुए थे, तो नेचुरली पोल्यूटेंट्स को एसिमिलेट कर देते थे। जब पानी उस लैंड से बह करके आगे निकलता था तो पानी बिल्कुल साफ सुथरा निकलता है ना। तो इज अ सेफ गार्ड बाय सिटीजन ग्रुप, यस इट इज ट्रू। यूजेस ओनली आर्टिफिशियल मीन्स, नहीं, नेचुरल तरीका भी है। हैव नो मेजर्स टू रिमूव डिजॉल्व्ड हेवी मेटल्स, क्या पूछा है? इन टाउन ऑफ अरकाटा इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ 7 नहीं था बेटा, 6 कनेक्टेड मार्शेस थे। क्या थे? 6 कनेक्टेड मार्शेस थे। ओनली आर्टिफिशियल मीन्स गलत था। हैवी मेटल्स को नेचुरली एसिमिलेट करा दिया जाता था, एब्जॉर्ब करा दिया जाता था। तो जो सही था वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, विच नेम इज नॉट एसोसिएटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट? चंदी प्रसाद भट्ट, यस, इन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा के साथ मिलकर के चिपको आंदोलन चलाया था। पंडुरंग हेगड़े ने एपिको मूवमेंट चलाया था बेटा, ये बिल्कुल चिपको की तरह ही है, बट चिपको साउथ में चला था, टेहरी रीजन में के आसपास,
ठीक है, और एपिको साउथ में चला था सिमिलर टाइप ऑफ मूवमेंट कुछ 9, 10, 11 साल बाद। रमेश चंद्र दागर, बेटा ये तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले हैं ना, तो यही है आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। फोम इज एसोसिएटेड विथ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर नंबर 3। फोम में हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के कुछ बायोलॉजिस्ट मिले हुए थे। हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी के कुछ बायोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट ऑफ हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी, और उन्होंने किसके साथ मिलकर के ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बनाया था? वहां के टाउन पीपल, वहां के जो रहने वाले लोग थे, टाउन पीपल ऑफ अरकाटा, उनके साथ मिलकर के ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया था। विच वन इज नॉट अ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट? एयर पोल्यूटेंट की एक और कैटेगरी होती है, सेकेंडरी और प्राइमरी। प्राइमरी तब जब वो डायरेक्टली एमिट होते हैं, जैसे नॉक्स और सॉक्स, दे आर सेड टू बी प्राइमरी पोल्यूटेंट। ठीक है, जब ये प्राइमरी एनवायरमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो बनते हैं सेकेंडरी, जैसे पैन पैरासाइलेसा। ठीक है, पैन ये क्या है बेटा? सेकेंडरी है। ओजोन सेकेंडरी। अब आप सोच रहे हो कि मैम ओजोन ऊपर भी है नीचे भी है? यस, जो ओजोन ट्रोपोस्फियर में मिलता है ना बेटा, लोअर एटमॉस्फेयर में मिलता है, दैट इज अ बैड ओजोन। व्हाई? बिकॉज दैट इज अ पोल्यूटेंट। बट जो ओजोन स्ट्रेटोस्फियर में मिलता है, जो हमें यूवी रेस से बचाता है, दैट इज अ गुड ओजोन। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है बेटा? ये दोनों ही सेकेंडरी हैं। ये क्या है? प्राइमरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? विच इज नॉट अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट ना, तो H2S इज नॉट अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। Which of the following device removes 99% particulate matter? बताया था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। स्क्रबर सल्फर डाइऑक्साइड के लिए होता है, कैटालिटिक कन्वर्टर नॉक्स वगैरह के लिए होता है, गाड़ी से जो पोल्यूटेंट निकलते हैं। गुड ओजोन कहां पर मिलता है बेटा? स्ट्रेटोस्फियर में। बैड ओजोन कहां पर मिलता है? ट्रोपोस्फियर में। और ये थर्मोस्फियर आयनोस्फियर क्या है? डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर। ज्योग्राफी में शायद कभी पढ़ा होगा। ग्रीन मफलर स्कीम में क्या होता है? ग्रीन मफलर बांध करके बैठ जाते हैं? नहीं, ग्रीन मफलर का मतलब अपने आसपास ग्रीन प्लांट्स लगाओ, अशोका और नीम के ट्रीज लगाओ जो नॉइस को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो यूज ऑफ बायोफ्यूल नहीं, यूज ऑफ प्लांटिंग ऑफ नीम एंड अशोका ट्रीज यस, यूज ऑफ साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल नहीं, मटेरियल से एब्जॉर्ब नहीं कराना है, हमें पेड़ लगा करके एब्जॉर्ब कराना है, तभी ऐसे स्कीम को ग्रीन मफलर स्कीम कहा गया है। बायो पेट्रोल बायोडीजल का इस्तेमाल नहीं, इससे रिलेटेड नहीं था ये स्कीम। यस, दैट्स ऑल फॉर दिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, और अच्छे से करना, पेपर को सही तरीके से पढ़ना, जितना पढ़ाया गया है प्लीज रिवाइज करके जाना, वन शॉट सारे लेक्चर्स के देख करके जाना, एंड होपफुली आपका पेपर मस्त 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 ही होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।